बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 25 मार्च है। ईरान के खिलाफ जंग का 26वां दिन है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम एक डेवलपमेंट ऐसी हुई है जिसने इलाकाई मंजरनामा पलट कर रख दिया है। मैं मुज़ाकरात की खबर के हवाले से बात नहीं कर रहा। मुज़ाकरात की खबर तो वो है जिसने आलमी मंजरनामा तब्दील किया है बड़ी हद तक। पूरी दुनिया की नज़रें हैं कि पाकिस्तान की सालिसी में अगर मुमकिन तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं तो उनका आउटकम क्या निकलेगा। फिर एक डेवलपमेंट ऐसी होती है जो इस रीजन से ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक से मुतल्लिक है और जाने अनजाने में जो नादान दोस्त है इन ममालिक का, डोनाल्ड ट्रंप, उसने 3 मुल्कों का कवर ब्लो कर दिया है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर। इसके असरात क्या होंगे उसके हवाले से एक तो हम बात करेंगे और फिर टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो हम बात करेंगे कि एक बड़ा ही जायज़ और जेन्युइन सवाल है और हर शख्स के जहन में ये मौजूद होगा कि अगर तो ईरान के जो हमले हैं खलीजी ममालिक पर, वो इनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ हैं, इनकी सॉवरेनिटी को, इनकी खुद मुख्तारी को ब्रीच कर रहे हैं, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है, इनकी शहरी आबादी जो है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो फिर ये ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपना हक़ दिफा क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये जवाबी हमले क्यों नहीं कर रहे, ये इस जंग में क्यों नहीं कूद रहे। इसके हवाले से बीबीसी ने भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है। उसमें बहुत सारी चीज़ें तो कवर की हैं लेकिन फिर भी एक बहुत ही वीक एनालिसिस है। तो मैं अपना एनालिसिस भी सामने रखूँगा कि मैं क्या समझता हूँ कि क्यों ख़ास तौर पर ये ममालिक ईरान के ख़िलाफ़ जवाबी हमले नहीं कर रहे। वो कौन सा खौफ है ऐसा, या वो कौन सी वजूहात हो सकती है मुमकिन तौर पर कि इनकी जवाबी कार्रवाई जो है वो नहीं हो रही। और उसके ऊपर अमेरिका में बहुत मायूसी है, इसराइल में बहुत मायूसी है, मगरबी ममालिक जो हैं वो भी देख रहे हैं कि ये ममालिक इनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। और कोई भी मुल्क हो, अगर उसकी सालमियत के ऊपर हमला होता है, अगर उसकी खुद मुख्तारी पर हमला होता है तो वो जवाबी कार्रवाई करता है। तो ऐसा कौन सा खौफ है उसके ऊपर हम टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो बात करेंगे। जो कवर ब्लो हुआ है वो बड़ा ही जो है वो दिलचस्प है, बड़ा ही हैरानकुन है। इस जंग के आगाज़ से एक बात तो आपके इल्म में है कि ईरान जो है वो मगरिब के लिए, इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए एक विलन है। दिस इज़ लाइक नो सीक्रेट। ये एक बड़ी जो है वो खुली ढुल्ली बात है कि जितने भी ये ममालिक हैं वो ईरान को विलन समझते हैं, ईरान को अपना दुश्मन समझते हैं, ईरान को जो है वो गैर जमहूरी समझते हैं, ईरान के निज़ाम के से मुतनफ़िर हैं और ईरान की पॉलिसीज़ से खाइफ हैं। इस जंग के बाद से एक लार्जर डिबेट शुरू हुई है कि क्या ईरान जो है वो मुस्लिम ममालिक का भी विलन है या फिर सिर्फ वो वेस्ट का और अमेरिका और इसराइल का विलन है। वैसे तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान हो, दीगर ममालिक हो, वहाँ पर क़यादत को छोड़ के ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो लोगों की वो सपोर्ट कर रही है ईरान को। वो ये समझती है कि इस जंग में अमेरिका और इसराइल गासिब हैं, अग्रेसर हैं, जारे हैं और जिनके ख़िलाफ़ जारियत हो रही है या जो मज़लूम हैं वो ईरानी अवाम हैं, ईरान की हुकूमत है, ईरान का निज़ाम है कि उनको अपनी जो पावर स्ट्रगल्स हैं उनके लिए निशाना बनाया जा रहा है। और अमेरिका अपने मफादात के हसूल के लिए ईरान को डिस्टेबलाइज कर रहा है और कॉन्फ्लिक्ट्स का बिजनेस एज अ सुपर पावर जैसे कोई भी मुल्क करता है वो करने में मशगूल है। लेकिन फिर एक तबका जो है वो ख़ास तौर पर इस बुनियाद के ऊपर कि ईरान जवाबी कार्रवाइयों में उन ममालिक को, जो मुसलमान ममालिक हैं, उसमें सऊदी अरब शामिल है, उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात है, उसमें कतर है, बहरीन है, इन ममालिक पे ख़ास तौर पर जो हमले कर रहा है वो ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ईरान जो है उसके हमले मसलकी बुनियादों पर हैं। क्योंकि शिया ईरानी पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी है, वहाँ पर जो रूलर्स हैं उनका एक ख़ास सेक्ट है, लिहाजा वो डिफरेंट सेक्ट वाले मुल्क को निशाना बना रहे हैं। तो फिर ये सवाल एक जेन्युइन जहन में आता है कि फिर ओमान के ऊपर हमला क्यों नहीं हो रहा, या फिर यही जो ईरानी हैं ये फ़लस्तीन के अवाम के लिए क्यों इतना ज़्यादा बोलते हैं, या फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम के ऊपर इनकी पोस्चरिंग जो है वो इतनी हार्ड लाइन वाली क्यों है और इसराइल को क्यों इतना ज़्यादा चुभते हैं। ज़ाहिर है कि ये एक डिबेट, लार्जर डिबेट है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि ईरान जो है उसकी जवाबी हमले जो हैं वो इन ममालिक के ख़िलाफ़ उनका जवाज़ नहीं बनता। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया, 20 सेकंड का एक क्लिप है वो मैं आपको सुनवा देता हूँ। उसने बेसिकली 3 ममालिक हैं जिनका कवर ब्लो कर दिया। अभी अगर आप जाएंगे
आप जाकर इसको सर्च कर लें। मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से, सऊदी अरब के हवाले से ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 3-4 हफ्तों से बाकायदा डेलिब्रेट लीक्स हो रही थी इंटरनेशनल मीडिया को, जिसमें वो ये कह रहे थे कि सऊदी अरब जो है और मोहम्मद बिन सलमान ख़ास तौर पर उनका नाम ले लेकर कि वो डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग से शुरू होने से पहले से उकसा रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमले किए जाएं। इसका कोई वाज़ेह डिनाइल नहीं आता, लेकिन सऊदी अरब ने इस जंग के आगाज़ से मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी, कतर ने भी, बहरीन ने भी, ओमान ने भी, इन तमाम ममालिक ने ये कहा था कि हम अपनी सरजमीन, अपनी समंदरी हदूद, अपनी फ़िज़ाई हदूद किसी भी सूरत इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान पर किसी भी मुमकिना फ़ौजी कार्रवाई के लिए। लेकिन फिर जब ये जंग शुरू होती है, अगरचे ये अभी तक इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि ये इनके यहाँ जो है वो इनकी सरजमीन, फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन ईरान की जवाबी कार्रवाइयाँ इस बुनियाद पर हैं कि यहाँ से हमारे ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं। यहाँ पर अमरीकी बहरी जो है वो नेवल प्रेजेंस मौजूद है, उनकी फ़िज़ाइया मौजूद है, उनके कमांड सेंटर्स मौजूद हैं, यहाँ पर उनके ट्रूप्स मौजूद हैं, उनके रडार्स मौजूद हैं, अर्ली वार्निंग निज़ाम मौजूद है, यहाँ पर मिसाइल लगे हुए हैं जो दागे जा रहे हैं। लेकिन फिर डेलिब्रेट लीक्स जो हैं वो बार बार आती हैं। मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको जो है वो गुज़श्ता 3 हफ्तों के दरमियान वॉशिंगटन पोस्ट की, वॉल स्ट्रीट जर्नल की, न्यूयॉर्क टाइम्स की मुतअद्दिद ऐसी स्टोरीज, फिर मिडल ईस्ट आए जो है उसकी, मिडल ईस्ट मॉनिटर की, इन तमाम जरीदों की, बैनुल अक़वामी जरीदों की ये खबरें मिलेंगी कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं और सऊदी अरब ईरान के ऊपर हमलों के लिए उकसा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। बार बार ये खबरें दी गई। एक तरीके से एक जस्टिफिकेशन जो है वो कि ईरान जो है वो जवाबी हमले कर रहा है, उसकी जस्टिफिकेशन जो है वो किसी ना किसी तरीके से आ रही थी। तो ये अटेम्प्ट थी कि सऊदी अरब को जो है वो इस जंग में धकेला जाए, ईरान की तरफ से हमले बढ़ें। ईरान ने कुछ अटैक्स जो है उनको डिनाई भी किया, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप से गुज़श्ता रोज़ सवाल होता है तो वो जवाब देते हैं। मैं ज़रा आपको सुनवा देता हूँ। 20 सेकंड का ये रिप्लाई है जिसने बेसिकली जो कवर है वो ब्लो कर दिया है, यानी कि एक डेलिब्रेट कहें अटेम्प्ट, या फिर आप समझ लें कि इनवॉलंटरली, ना चाहते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप के ज़बान से ये अल्फाज अदा हुए, जिससे ये पता चला पूरी दुनिया को कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर, कम से कम इन 3 मुल्कों का नाम ले लिया। बहरीन का उन्होंने नाम नहीं लिया, अगरचे बहरीन में उनकी बड़ी प्रेजेंस अमरीकी अफवाज की मौजूद है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये ममालिक ऑल अलोंग इस जंग में हमारा हिस्सा है। उन्होंने ये कहा कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वो एक बहुत बड़े जंगजू हैं। उन्होंने क्या कहा ये जरा सुन लें। Saudi Arabia. What do you hear with Saudi Arabia? Just hear that you've been talking and that he has been encouraging you to do certain things related to Iran. Can you share? Well, he's a warrior. He does. Yeah, he's a warrior. He's fighting with us, by the way. Saudi Arabia has been excellent, and UAE excellent, and I will tell you, Qatar incredible. यानी इन 3 ममालिक का, अब आप चंद रोज़ पहले आपको मालूम है कि सागडार साहब जो हैं वो मौजूद थे रियाज में, और जो 11 ममालिक का वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ, जिसके बाद एक बड़ी गुस्से से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने, शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान अल सऊद ने। उन्होंने ये कहा कि हमारे सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज़ हो चुका है, होने के करीब है, हमारे सब्र को लामुतनाही ना समझा जाए। जब ये मीटिंग हो रही थी उस वक्त भी 4 मिसाइल जो हैं वो रियाज पर दागे गए, और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम जवाब देने का हक़ रखते हैं। उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। अब ये ज़ाहिर है कि सवालात मौजूद थे प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर, सऊदी अरब में जो डिप्लोमेटिक एरिया है वहाँ पर जो ईरान के हमले हो रहे थे, तो एक लार्जर डिबेट थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये गुफ्तगू करके ये बताया है कि इस जंग में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर जो हैं वो हमारे साथ लड़ रहे हैं, बैक एंड पे रहते हुए। ज़ाहिर है कि उनके अफवाज या वो इस्तेमाल नहीं हो रहे। तो ये तो एक बहुत बड़ी जो डिबेट थी, उस डिबेट को डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी हद तक सेटल कर दिया। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि अगर ये ममालिक जो हैं वो साथ हैं डोनाल्ड ट्रंप के, अमेरिका और इसराइल की इस जंग के हामी हैं, उसकी हिमायत कर रहे हैं, खामोश हिमायत कर रहे हैं, बैक एंड पर रहते हुए नहीं चाहते कि वो अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला जो है वो इस जंग की हिमायत करें, उसके बावजूद वो जब उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं तो फिर वो जवाबी अटैक्स क्यों नहीं कर रहे, क्यों कतरा रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं कि वो ईरान के ऊपर हमलावर हो जाएं। ये मौका अच्छा है। अमेरिका और इसराइल जो हैं वो अपनी तमाम तर मिलिट्री माइट के साथ ईरान के ऊपर हमलावर हैं। एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी कौम 47 सालों से
पाबंदियों में जकड़ी हुई कौम है, उसको दिफाई साजो सामान बनाने की इजाज़त नहीं है, उसको बहुत सारी पाबंदियों का सामना है, उसको मुआशी पाबंदियों का सामना है, वो नॉर्मल मुल्क की तरह ट्रेड नहीं कर सकते, उन पर फैटफ की सैंक्शंस हैं, उसकी ब्लैक लिस्ट में मौजूद हैं, दो तरफा पाबंदियां हैं, पूरे वेस्ट की तरफ से उनके साथ कोई ट्रेड नहीं करता, उनके जो है वो अशिया ख़रीदने पे पाबंदी है। तो इन तमाम पाबंदियों में जकड़ा हुआ मुल्क अगर आप उसको अपना दुश्मन समझते हैं और अमेरिका और इसराइल जैसी बड़ी फौजी और अस्करी कुव्वतें ईरान के खिलाफ हमला आवर हैं, तो फिर आप उसका साथ क्यों नहीं देते? ये एक बड़ा जेन्युइन सवाल मौजूद है। इसके ऊपर बीबीसी ने एक आर्टिकल लिखा है। पहले मैं आपके सामने बीबीसी का आर्टिकल रखता हूं और फिर आई विल ऐड माय एनालिसिस इनटू इट कि मैं क्यों समझता हूं कि ये खलीजी ममालिक जवाबी हमला ईरान के ऊपर क्यों नहीं कर रहे, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। बीबीसी ने लिखा, बीबीसी का आर्टिकल का बेसिकली जो टाइटल है वो टाइटल भी यही है कि वो चीज़ जो खलीजी ममालिक को ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों से रोक रही है। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग के दौरान तेहरान मशरिक वुस्ता में मिसाइल हमले जारी रखे हुए है। गुज़श्ता हफ्ते इसराइल के ईरान के जनूबी पारिस गैस फील्ड पर हमले के बाद तेहरान ने कतर के रास लफान एनर्जी कम्प्लेक्स को निशाना बनाया। ताहम अब कतर और दीगर खलीजी रियासतों ने बार बार निशाना बनाए जाने के बावजूद ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां नहीं की। आखिर खलीजी रियासतें जवाबी कार्रवाइयों से क्यों गुरेज कर रही हैं और क्या चीज़ उन्हें ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर मजबूर कर सकती है? इसकी आगे वो हेडिंग लिखते हैं कि जवाबी हमलों का फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होगा। जब 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर ईरान पर हमला किया तो तेहरान ने फौरी तौर पर न सिर्फ इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां शुरू कर दी बल्कि खित्ते में मौजूद अमेरिका के इत्तेहादी खलीजी रियासतों पर भी हमले किए। अब तक ईरान की जानिब से बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, ओमान और ख़ास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाया गया है। खलीजी हुक्काम का कहना है कि ईरान ने खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर हमला करने के साथ साथ खलीजी रियासतों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया, जिसमें हवाई अड्डे, होटल, रिहायशी इलाके और ख़ास तौर पर तवानाई की तनसीबात शामिल हैं। इस सब के बावजूद खलीजी ममालिक ने अब तक ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं की है और इस जंग में बराह रास्त शामिल नहीं हुए हैं। अमरीकी थिंक टैंक सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी के एक सीनियर नॉन रेजिडेंट फेलो सीना तूसी कहते हैं कि उनके नुक्ता नज़र से ये उनकी जंग नहीं है, यानी खलीजी ममालिक की जंग नहीं है, और जवाबी कार्रवाइयों के लिए कार्रवाइयाँ उनके बड़े अहदाफ में तब्दील होने का ख़तरा है, क्योंकि उन्हें डर है कि इन इक़दामात से जो वो हासिल करेंगे उससे कहीं ज़्यादा खो सकते हैं। यानी ईरान फिर ज़्यादा शिद्दत से और भरपूर हमले इन ममालिक पर कर सकता है और इनको बड़ी तबाही से जो है वो दो चार कर सकता है। तूसी कहते हैं कि खलीजी रियासतों के इस फैसले की बुनियादी वजूहात में इन ममालिक की कमज़ोरी, स्ट्रेटेजिक हिसाब किताब और उससे हासिल होने वाला महदूद फ़ायदा है। तो उसी के मुताबिक खलीजी रियासतों की मईशतों का इन्हसार तवानाई के बुनियादी ढांचे, जहाज रानी और सरमायाकारों के एतमाद पर है। ईरान ने साबित किया है कि वो इन सब में खलल डाल सकता है। उनका कहना है कि यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि ईरान आलमी मईशत के लिए अहम आबी गुजरगाहों खलीज फ़ारिस और आबनाए हुर्मुज़ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ताहम ट्रेंड्स रिसर्च एंड एडवाइजरी के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बिलाल साब का कहना है कि अगर खलीजी ममालिक ईरान पर हमला नहीं करते तो वो बुनियादी तौर पर तेहरान को ये सिग्नल दे रहे हैं कि वो नताइज की फिक्र किए बगैर ईरान इनको निशाना बना सकता है। बिलाल साहब पहली ट्रंप इंतज़ामिया में पेंटागन के अहलकार भी रह चुके हैं। मुख्तसर मुद्दत में पलट कर वार करने का मकसद ईरान को अपने हमले रोकने पर मजबूर करना है और इसका तवील मुद्दती मकसद मुस्तकबिल में ईरानी जारियत के खिलाफ किसी हद तक मज़ाहमत पैदा करना है। उनका कहना है कि इन जवाबी कार्रवाइयों के संगीन खतरात भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ कि खलीजी ममालिक की तरफ से कोई भी हमला जंग पर किस हद तक असरअंदाज होगा या हिकमत अमली के लिहाज से दानिशमंदाना कदम होगा भी कि नहीं। किंग्स कॉलेज लंदन में डिफेंस स्टडीज़ डिपार्टमेंट में बैनुल-अक़वामी सलामती के लेक्चरर रोब गेस्ट का कहना है कि खलीजी रियासतों में इसराइल और ख़ित्ते के लिए उसके मकासद के साथ ख़ुद को मुंसलिक करने के हवाले से भी हिचकिचाहट पाई जाती है। ये जो रीज़न बता रहे हैं इनमें बहुत सारे रीज़न्स हैं जो बड़े वैलिड रीज़न्स हैं, लेकिन बहुत ही अहम तरीन पहलू जो है वो इसमें मिसिंग भी हैं। वो कहते हैं कि ऐसा तासुर पाया जाता है कि इसराइल ने अमेरिका को इस जंग में घसीटा है। इराक जंग के साए अब भी खित्ते पर मंडला रहे हैं। वो 2003 से ऑनवर्ड जो कुछ हुआ था और जिस तरीके से रीजन डिस्टेबलाइज हुआ था, बीबीसी अपने इस आर्टिकल में लिखता है कि वो भी एक वजह है कि जो खलीजी ममालिक हैं वो जवाबी कार्रवाइयों से गुरेज कर रहे हैं। फिर अमेरिका पर अदम एतमाद मगर अस्करी इन्हसार बरकरार।
पिनफोल्ड कहते हैं कि अगरचे खलीजी ममालिक अमरीका और इसराइल की जानिब से शुरू की गई जंग से नाखुश हैं और उसे गैर वाज़ेह अहदाफ पर मबनी एक खुला अस्करी ऑप्शन समझते हैं, मगर अमली तौर पर वो अब भी अमरीकी अस्करी मदद के बगैर अपने दिफा का तसव्वुर नहीं कर सकते। अमरीकी फौजी अड्डे, इंटेलिजेंस, मालूमात का तबादला और अमरीकी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम आज भी इन ताल्लुकात की बुनियाद हैं। खलीजी ममालिक के हुकाम के मुताबिक ये अमरीकी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ही है जो इन ममालिक को ईरानी मिसाइल हमलों से बचने में मदद फराहम कर रहा है। पिनफोल्ड कहते हैं कि सियासी सतह पर सवालात ज़रूर उठ रहे हैं, मगर अस्करी सतह पर यह ताउन आजमाइश के बावजूद मौसर साबित हुआ है। अमेरिका की जानिब से हालिया हमलों के बाद इस जंग के मुख्तलिफ मकासद बयान किए गए हैं, जिसमें ईरान की जोहरी सलाहियत को ख़त्म करने से लेकर रजीम चेंज जैसे अहदाफ शामिल हैं। ताहम खलीजी रियासतों के नज़दीक इस बहरान का वाहिल हल मुज़ाकरात है। किसी मुआहदे और समझौते के ज़रिए ही इस बात को यकीनी बनाया जा सकता है ईरान किसी भी खलीजी मुल्क को निशाना ना बनाए। फिर खित्ते में तकसीम और ईरानी हिकमत अमली के हवाले से ये बात करते हैं और टुवर्ड्स द एंड वो ये कहते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो इन ममालिक को, खलीजी ममालिक को जवाबी कार्रवाई पर मजबूर कर सकती है, जिसमें वो ये कहते हैं कि जब इनको लगेगा कि हमारी हुकूमतें जो है या हमारी किंगडम्स, हमारी बादशाहत जो है वो ख़तरे में है, तो फिर शायद ये जवाबी हमला करें या इनके यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हिट होता है। लेकिन अभी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हिट होने के बाद भी ख़ासतौर पर रास लफ़ान जो है वो हिट हुआ, द बिगेस्ट LNG टर्मिनल इन द वर्ल्ड, वो निशाना बनाया जाता है। हबशान फील्ड जो है मुत्तहिदा अरब अमारात में, उसको निशाना बनाया जाता है। रास तनूरा जो है वो निशाना बनती है सऊदी अरब में। बहरीन में जो है वो निशाना बनाया जाता है। डिसैलिनेशन प्लांट भी, उसको भी निशाना बनाया जाता है। उसके बावजूद ये ममालिक जो है वो कार्रवाई नहीं कर रहे। तो जाहिर है कि ये एनालिसिस जो है वो उसको बेसिकली जो है वो उसके ऊपर मबनी है कि इनके मुताबिक क्या वजूहात हैं। अब मैं जाहिर है कि इस हवाले से 2-3 बातें जो है वो मैं ऐड करूँगा कि मुझे क्यों लगता है कि ये ममालिक जो हैं वो अपना हक़ दिफा इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसकी पहली और बुनियादी वजह तो ये है कि ये वीकर ग्राउंड पर मौजूद हैं। ईरान जो हमले कर रहा है, सबको मालूम है कि इन ममालिक में अमरीकी फ़ौजी प्रेजेंस मौजूद है और इन ममालिक की मर्ज़ी और मंशा के बग़ैर इसराइल के लिए, अमरीका के लिए, दोनों के लिए ईरान के ऊपर हमले करना मुमकिन नहीं है। इनकी फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल किए बगैर जब आप जंग की सिचुएशन में होते हैं, इसराइल और ईरान की सरहद नहीं मिलती, अमेरिका और ईरान की सरहद नहीं मिलती। जो एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन है वो इंडियन ओशन में पीछे धकेला जा चुका है। तो फिर उनकी जो रीफ्यूलिंग ऑपरेशन है या उनको रियल टाइम रडार का डाटा है वो कहाँ से मिल रहा है? यहीं पर मौजूद है वो सारा निज़ाम जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा है। तो जाहिर है कि वो एक वीकर ग्राउंड पर मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद इसमें 2-3 बड़ी अहम जो है वो पहलू हैं कि जब आप इस सारी कॉन्फ्लिक्ट में इन ममालिक को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको लगता है कि जैसे दीज कंट्रीज़ आर नॉट रियल, यानी बड़ी बड़ी ऑयल कंपनियां हैं और उन ऑयल कंपनियों के झंडे हैं और उनके नाम हैं एक मुल्क के तौर पर, उनके इलाके जो हैं वो मुख्तस हुए हुए हैं। यानी जब आप इनकी पॉपुलेशन को देखते हैं, नो ऑफेंस, मैं किसी मुल्क के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, लेकिन ममालिक की जो कंपोजिशन है उसमें हर किस्म के लोग मौजूद होते हैं। उसमें डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, शायर होते हैं, निकम्मे लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, मज़दूर होते हैं, प्लम्बर होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, साइंसदान होते हैं, फ़ौजी होते हैं, खलाबाज होते हैं, साइंसदान होते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ़ शोबों में काम करने वाले लोग मौजूद होते हैं। हर किस्म का जो है वो क्लास जो है वो पाई जाती है। गरीब से गरीब तर लोग मौजूद होते हैं, अमीर से अमीर तर लोग मौजूद होते हैं, इंतहाई ईमानदार लोग मौजूद होते हैं, इंतहाई करप्ट लोग मौजूद होते हैं। तो वो मिलकर जो है वो एक मुल्क बनाते हैं। लेकिन अभी जब आप इन ममालिक को स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि इनके बहुत ज़्यादा इन्हसार दीगर ममालिक पे, अपने दिफा का मामला देख लें कि इनका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अमेरिका है और इनके जवाबी हमले ना करने की बुनियादी वजह जो मुझे समझ आती है वो ये है कि ये तो जाहिर है कि अगर इफ़ इट कम्स टू दैट कि जहाँ पर आपके ज़िंदगी और मौत का मसला बन जाए तो फिर आप ज़रूर जवाबी हमला करेंगे, आप जवाबी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट में ख़ास तौर पर यहाँ ये जो ममालिक हैं, इनके यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है वो चलती है जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस पे। ये कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहते कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है
वो खो दें। दूसरा, इनको अमेरिका के ऊपर एतमाद नहीं है कि अमेरिका इनको टेक्नोलॉजी बेच सकता है, इनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग कर सकता है ईरान के ख़िलाफ़, इनको जंगी साजो सामान फराहम कर सकता है। लेकिन इनके लिए अपना मफाद ख़त्म होने के बाद, कल को अगर मफाद अमेरिका का ख़त्म हो जाता है ईरान के ख़िलाफ़ लड़ने में, तो ये अपने फ़ौजी मरवाएंगे नहीं। किसी भी खलीजी मुल्क के लिए अमरीकी फ़ौज अपना सीना पेश नहीं करेगी। डोनाल्ड ट्रंप की फ़ौज, नेतन्याहू की फ़ौज अपना सीना सामने नहीं रखेगी कि ईरान के ऊपर अगर आपने इन ममालिक पर हमला करना है तो हमारी लाश से गुजर कर जाना होगा। एक तो ये वजह है कि इनको अमेरिका के ऊपर एतमाद नहीं है कि वो हमारा दिफा किस हद तक और कब तक करेगा। अगर अमेरिका के मामलात तय हो जाते हैं और वो ईरान के ऊपर फ़ौज कशी जो है वो छोड़ देता है, तो फिर ईरान के हमारे ऊपर होने वाले हमलों के लिए अमेरिका जो है वो लेस इंटरेस्टेड हो सकता है। तो एक तो ये वजह है। दूसरा, जब आप देखते हैं कि एक बड़ी जो है वो डिपेंडेंस है इन ममालिक की, जब आप इनकी पॉपुलेशन को चेक करते हैं, आई नो कि एक बड़ा सख्त जुमला था जो मैंने बोला कि दीज आर नॉट रियल कंट्रीज़। उसकी वजह है, जब आप इनकी जो पॉपुलेशन है, जब आप पॉपुलेशन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, समझने की, या ईरान के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं, तो आपको बड़ी हैरानी होती है। सऊदी अरब तो बड़ी हद तक जो है वो फिर भी दीगर ममालिक से बेहतर है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात का जब आप एनालिसिस करते हैं, आप कतर का एनालिसिस करते हैं, तो ये दो मुल्क ऐसे हैं जहाँ की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन या जो सिटीजन्स हैं वो 10% है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। यानी कि 90% लोग जो हैं उनकी डिफरेंट कौमियतें हैं, डिफरेंट ज़बानें हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, वो कहीं और से ताल्लुक़ रखते हैं। कोई पाकिस्तान से है, कोई अफ़गानिस्तान से है, बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से हैं, इंडिया से हैं। एक्सपैट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सिर्फ अंदाज़ा लगा लें कि कतर जो है, कतर की टोटल पॉपुलेशन 31,20,000 के करीब है 2024 के मुताबिक, जिसमें 85% 2008 के मुकाबले में इजाफा हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से। अब ये पॉपुलेशन कैसे बढ़ी है ओवरनाइट? रफली 71 से 72% मेल्स हैं, यानी एक डिसप्रोपोर्शनेट गैर मुतनासिब आबादी है कतर में, जिसमें फॉरेन वर्कर्स हैं। सिटीजन्स टोटल 10% हैं अपनी टोटल आबादी के मुकाबले में, यानी कि रफली आप समझें कि 31 लाख में से 3 लाख जो हैं वो कतर के शहरी हैं। बाकी आप समझ लें कि 28 लाख के करीब वो हैं जिनका कतर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनकी अपनी फैमिलीज़, उनके ख़ानदान, उनकी बचपन की याददाश्तें, उनका जो है वो जीना मरना कुछ और ममालिक में है। तो ये ममालिक जो हैं ना जो है वो अपने वॉशरूम्स की सफाई करने के लिए, लेबर जो है ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए, इवन टू सम एक्सटेंट जो टेक्निकल वाइट कॉलर जॉब्स हैं उनके लिए डिपेंडेंट हैं किसी और मुल्क पर। तो इनकी अपनी आबादियां और अपना रकबा उस हवाले से बहुत कम है। फॉर एग्जांपल, मुत्तहिदा अरब अमारात की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 11.57 मिलियन है, यानी कि 1,15,70,000 के करीब इनकी टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें जो एक्सपैट्रिएट्स हैं उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है, 10.24 मिलियन जो हैं, यानी 1 करोड़ से ज़ायद इसमें पॉपुलेशन जो है वो दीगर ममालिक से है। इनकी अपनी पॉपुलेशन 1.33 मिलियन है, यानी कि 13 लाख जो है वो अपनी आबादी है। और फिर जब आप मेल और फीमेल का कंपैरिजन देखते हैं तो मेल फीमेल कंपैरिजन जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। फीमेल पॉपुलेशन टोटल 4.3 मिलियन है, जबकि मेल पॉपुलेशन 7.5 मिलियन है, यानी एक मेल डोमिनेटेड जो है वो सोसाइटी है। फिर जब आप देखते हैं बहरीन का पॉपुलेशन देखते हैं तो टोटल पॉपुलेशन 16 लाख के करीब है, जिसमें 46% जो हैं वो बहरीनी हैं, जबकि 53.4% जो हैं वो एक्सपैट्रिएट्स हैं। फिर आप सऊदी अरब का देखते हैं तो सऊदी अरब का भी जो है वो 35.3 मिलियन जो है वो टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें सऊदी नेशनल फिर भी बड़ी बड़ी तादाद है कि 19.6 मिलियन जो हैं वो नेशनल्स हैं, जबकि 13.4 मिलियन लोग जो हैं वो 1,34,00,000 के करीब जो हैं वो एक्सपैट्रिएट्स हैं, दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। फिर जब आप ईरान के साथ कंपैरिजन करते हैं तो ईरान की 9,30,00,000 के करीब जो है वो आबादी है, और तकरीबन सारे के सारे लोग अदर देन रेफ्यूजीज़ जो अफ़गानिस्तान से,
फिर इराक से आने वाले रेफ्यूजीज़ हैं, उसके अलावा फिर वहाँ पर आपको हर किस्म के लोग मिलते हैं, जो मैंने आपको बताया कि आपके पास हर क्लास मिलती है। और इन तमाम तर पाबंदियों में ईरान ने जकड़े जाने के बाद आप अगर विज़िट करते हैं तो वो अपनी ज़रूरत की छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ जो है वो ख़ुद बनाते हैं। आज ईरान के मिसाइलों के ऊपर पूरी दुनिया में बात हो रही है कि इतनी पाबंदियों में जकड़ा हुआ मुल्क ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल, ऐसे मिसाइल कैसे बना सकता है जो दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम उसको रोकने में नाकाम नज़र आता है। तो ये वो मुमकिन वजूहात हैं। और फिर जाहिर है कि इस्लामी दुनिया में जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, अवाम हैं, वो इस सारे मामले में वाज़े तौर पर अमेरिका को और इसराइल को जारे समझते हैं, जालिम समझते हैं, ईरान को मजलूम समझते हैं और एक ऐसा मुल्क जिसके ऊपर अग्रेशन किया गया है। ऐसी जंग में हमला आवर होना किसी भी मुल्क को सूट नहीं करता, क्योंकि ऐसा कोई भी इकदाम आपको उनकी सफ़ में खड़ा कर देगा जो हमला आवर हैं। एक ऐसा वक्त जब पूरा यूरोप, नेटो, कनाडा, फाइव आइज अलायंस, क्वाड, कोई भी अमेरिका की और इसराइल की इस जंग में शामिल नहीं हो रहा, तो बड़ा सेटबैक इनके लिए हो सकता है कि अगर ये इस जंग में कूद पड़ते हैं। अलबत्ता उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप वो नादान दोस्त निकला जिसने इन ममालिक के इस जंग में अपने साथ होने के हवाले से बात कर दी। इन्होंने अभी तक इसको डिनाई नहीं किया। ये डिटेल्स हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।